Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's continue our video, the Lakshmikant series, the mind maps and the short video. So this is the second video and the topic is anti-defection law. So this is one of the most important topics for UPSC, may it be prelims or the mains examination. So let's quickly go through the topic and let's start with it. Anti-defection law. So what is defection? Defection itself means, say for example, there is a political party BJP and there is a political party Congress. So one of the MLAs or MPs wants to move away from one party to another for his own personal benefit. So then it is called defection. So in order to avoid this situation, so what came up as is anti-defection law. So what is anti-defection law? सो एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक और पॉलिटिकल पार्टी है. सो एक एमपी या एमएलए उस पार्टी में जाना चाहता है अपने पर्सनल गेन्स के लिए, तो इस चीज को बोलते हैं डिफेक्शन एंड उस पर्सन को बोलते हैं डिफेक्टेड पर्सन. सो इस केस में इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक नया लॉ बनाया जाता है, इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ. ये कब जारी किया गया था? 52nd अमेंडमेंट में, और ये साल 1985 में हुआ था. तो इस दौरान एक स्केड्यूल को ऐड किया गया था, वो है 10th स्केड्यूल. एंड इस 10th स्केड्यूल में क्या चीजें थी? सो दिस 10th स्केड्यूल हैड प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन. मतलब जो कोई बंदे को हम डिस्क्वालीफाई या रिमूव करेंगे, देखिए डिफेक्शन का मतलब होता है डिसलॉयल होना या धोखा देना या जो पक्षपात करना, मतलब पक्षपात नहीं बोल सकते, पार्शियल, मतलब जो पहले एक पार्टी में था अब उसको डिसलॉयल होके कोई और पार्टी को ज्वाइन कर जाना, दैट इज डिफेक्शन. तो इस 10th शेड्यूल में वो सारे प्रोविजंस हैं, मतलब वो सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम उस पर्सन को निकाल सकते हैं अपने पोजीशंस पे, मे बी एमएलए या एमपी. तो कौन वो लोग हैं, एमएलए या एमपी. तो डिस्क्वालिफिकेशन किस किस को कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं. तो मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिपेंडेंट मेंबर्स या नॉमिनेटेड मेंबर्स, इन 3 मेंबर्स को अगर ये लोग आगे जाके कुछ ये जो कंडीशंस है अगर ये करते हैं तो उनको अपने पद से निकाल दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है. तो अगर कोई एक मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है एंड कब वो डिस्क्वालीफाई होगा, व्हेन विल दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालीफाइड. सो अगर इस पर्सन अपने मन के हिसाब से on his own, if he voluntarily gives up the membership, then it will be considered as disqualification. So इसको accept किया जाएगा. दूसरा condition, when he votes or fails to vote, when he votes और fails to vote as directed by the political party. मतलब अभी इसके ये बीजेपी से बिलोंग करता है और उसके पार्टी वालों ने बोला है कि इस चीज के लिए वोट करो, बट ही विल नॉट वोट. एंड एक और कंडीशन में बोलते हैं वोट मत करो, तब ये वोट कर देगा. मतलब अपने विल से एंड पार्टी के अगेंस्ट जाके डिसीजन जब लेगा, इस टाइम पे भी ये डिस्क्वालीफाई हो सकता है. तो विदाउट सीकिंग परमिशन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी. एंड अगर इस जो भी डिसीजन इस मेंबर ने लिया था, अगर सारी पार्टी मिलके अगर वो 15 दिन तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उस दौरान भी इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. तो दूसरा होते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर्स. इंडिपेंडेंट मेंबर्स मतलब जो बड़े पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है और इलेक्शन को अकेले ऐसे रिप्रेजेंट करके जीत के आया है. अगर ये बंदा कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, मतलब इलेक्शन किसी और इस इंडिपेंडेंट मेंबर बन के जीता था और अभी जाके किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो इन दैट केस दिस पर्सन विल आल्सो बी disqualified. Third condition is nominated member. Nominated member, we know that our President of India nominates 12 members, and then when will these person will be eligible for disqualification? So समझिए ये nominated member जो है उनका ऑफिस आज से शुरू होता है और 6 महीने के बाद अगर ये जाके कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहे तो तब ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. अगर नो डिस्क्वालिफिकेशन कब होगा? अगर ये 6 महीने से पहले ही अगर अपना पार्टी बदलना चाहे तो इनके लिए ये प्रोविजन है, ये स्पेशल प्रोविजन दिया गया है नॉमिनेटेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए. बट इंडिपेंडेंट मेंबर्स या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स के लिए ये प्रोविजन नहीं लागू होती. तो डिस्क्वालिफिकेशन देख लिया, तो एंटी डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन देख लिया. अभी एक्सेप्शन, कुछ तो एक्सेप्शंस होंगे ना, कुछ तो ऐसे लोग होंगे या ऐसे कोई सिचुएशंस होंगे जहाँ पे उनको छूट दी जाती है. तो डिस्क्वालिफिकेशन कब नहीं होगा? तो अगर 2 पॉलिटिकल पार्टी है
तो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो दो मर्ज हो जाती हैं और उसके 2/3 मेजॉरिटी लोग मान जाते हैं तो उस कंडीशन में डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएंगे। जो दो पार्टी के लोग मर्ज हो गए हैं ना, वो लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। और दूसरा एक और कंडीशन में कब नहीं हो पाएंगे, मतलब कब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, वो तब होगा जब कोई एक मेंबर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनके इलेक्ट हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल एक कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर स्पीकर होके सिलेक्ट हो गया, तो अभी उसको लग रहा होगा कि अगर मैं फिर से अपनी पॉलिटिकल पार्टी में रह के ही अपनी स्पीकर वाली जॉब को कंटिन्यू करूंगा तो शायद ऑपोजिशन वालों को गलत लगेगा, तो इसलिए वो लोग क्या कर देते हैं, वो लोग रिजाइन कर देते हैं और सिर्फ अपना जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पद होता है इसी में फॉलो करते जाते हैं। बट these people can come back and join back their political party once their tenure is done. So these two are the exceptional cases when even after a merger and even when the person is leaving on his own will, there is no disqualification happening. तो फिर कौन डिसाइड करता है कि यहाँ पे जो कंडीशंस हमने देखे उसके बेसिस पे इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो कौन लेता है? ये करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो बिफोर में क्या होता था, पहले ऐसा होता था जो भी डिसीजन प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेता था वही फाइनल था। मतलब कोर्ट में जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते थे कि भाई आपने इसको डिस्क्वालीफाई क्यों किया, मतलब फुल एंड फाइनल डिसीजन पीओ का होता था। बट क्या हुआ कि होटू होलोन केस 1993 में ये बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई ये तो गलत है ना, कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो हो सकता है गलत या सही हो सकता है, तो उसके ऊपर भी एक रिव्यू होना चाहिए, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि जो भी डिसीजन पीओ से लिया जाएगा ये जुडिशियल रिव्यू होगा एंड पीओ विल वर्क एज अ ट्रिब्यूनल। अब देखते हैं कि रूल मेकिंग पावर। हमने देखा कि डिस्क्वालिफिकेशन कब कब होता है, एंटी डिफेक्शन क्या होता है, और फिर हमने क्या देखा, हमने ये भी देखा कि कौन इस चीज को डिसाइड करता है। तो अभी देखेंगे ये रूल मेकिंग पावर किसको होता है। तो ऑब्वियसली रूल मेकिंग पावर भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ही होगा। तो जो भी अपना 10th शेड्यूल है उसमें जो रूल्स वगैरह होता है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर डालता है और ये रिव्यू के लिए हाउस के सामने 30 डेज के लिए जो भी अपना रूल्स होगा उसको प्रोजेक्ट करेगा। ये हाउस उस चीज को अग्री या डिसअग्री कर सकती है, पास या रिजेक्ट भी कर सकती है। ये एक चीज हुई। और उसके बाद किसके ऊपर डिफेक्शन, मतलब अगर एक डिफेक्शन किसी इंसान के अगेंस्ट स्टार्ट होना चाहिए तो उसके लिए एक कंप्लेंट आना पड़ेगा, तभी जाके डिफेक्शन क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ उसके अगेंस्ट पास किया जा सकता है। सो पीओ विल टेक अप द डिफेक्शन केस ओनली व्हेन कंप्लेंट इज रिसीव्ड। मतलब कोई तो कंप्लेंट होना चाहिए ना कि हाँ ये ऐसे वोटिंग के टाइम पे इन्होंने हमारे पक्ष के बदले दूसरे पक्ष की सहायता की, तो इनके लिए इनके अगेंस्ट हम एक कंप्लेंट रेज कर रहे हैं। दिस कंप्लेंट विल गो टू योर पीओ एंड देन व्हाट द पीओ विल डू इज नॉट इमीडिएटली ही वोंट specify okay fine he is a guilty or no, he should give a chance to submit the explanation। मतलब जो भी बंदा होगा उसको खुद का explanation देने के लिए एक चांस दिया जाएगा और इस चीज को वेरीफाई करने के लिए even the presiding officer can set up a inquiry committee। This is about the rule making power। So guys, I'm moving fast because this is a revision series, so I hope that people would have already visited this topic, and why I am coming with this video is like just to have a glance and quickly revise our polity Lakshmikant. So soon I'll come up with one more video series where I'll have just 2 to 3 minutes video of each one of these topics. Here at least little information I'm trying to give there, I'll just read out the important topics rather than giving explanation। ओके, गोइंग ऑन टू द एडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस, मतलब क्यों जरूरत पड़ी हमको एक एंटी डिफेक्शन लॉ की। मतलब आप देख सकते हैं कि अपने खुद के प्रॉफिट के लिए पॉलिटिशियंस कैसे अपनी पार्टी बदल रहे हैं।
तो ये तो गलत हो गया ना, हम लोगों ने उनको इलेक्ट करके भेजा है और वो अपने फायदे के लिए ये सब चीजें कर रही हैं. सो दिस इज टू प्रिवेंट द evil mischief of politicians, strengthen parliamentary democracy. So democracy, we are the democracy. So in order to strengthen that and greater stability reduces corruption. Obviously corruption वो उधर जा ही रहा होगा जब उसको पैसे मिल रहे होंगे, तो reduce corruption और greater stability मतलब ऐसे बार बार इधर उधर जाने की वजह से ना गवर्नमेंट इंस्टेबल हो जाती है और बार बार गवर्नमेंट बदलनी पड़ती है, इलेक्शंस को फिर से करना पड़ता है एंड प्रोग्रेस कम हो जाती है. एक नेशन की, एक कंट्री की प्रोग्रेस ना स्लो हो जाती है इस वजह से. और इस चीज का एंटी डिफेक्शन लॉ की कुछ क्रिटिसिज्म है. क्या क्रिटिसिज्म है? ये है कि पार्टी बॉसिज्म. फॉर एग्जांपल देयर इज एन एमएलए, उसका अपना व्यू है एंड दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, बट मेजॉरिटी ऑफ पार्टी का अलग सोच है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उस एमपी का फ्रीडम ऑफ कंसाइंस नहीं हो रहा है. मतलब अपना जो खुद का एक व्यू है, जो मतलब वो अच्छा है, फिर भी इनको उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. तो मर्जर के टाइम पे हमने बोला कि 2/3 की मर्जर हो जाए तो उनको डिफेक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा, बट इंडिविजुअल पर्सन अगर पार्टी छोड़ना चाहता है तो उसको डिफेक्शन कंसिडर किया जाता है. तो व्हाट इज दिस? बैंड रिटेल डिफेक्शन बट अलाउड होलसेल डिफेक्शन. मतलब रिटेल मतलब हियर सिंगल पर्सन, होलसेल मतलब नंबर ऑफ 2/3 ऑफ दैट मेजॉरिटी. सो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स. हमने बोला कि इंडिपेंडेंट मेंबर कभी भी, चाहे कभी भी, स्टार्टिंग में हो या बाद में हो, वो तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं ज्वाइन कर सकता, बट नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने तक वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है. सो दिस इज लाइक डिस्क्रिमिनेशन, राइट. उसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है तो वो इम्पार्शियल होके अपनी ड्यूटी को नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कोई अगर समझिए आपका पीओ जो होगा अगर रूलिंग पार्टी का बंदा होगा तो उसके फेवर में वो जा सकता है, नॉट ऑलवेज बट ही कैन गो. सो इन दैट केस एंड ऑल्सो लैक ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस विल मेक हिम अनफिट फॉर दिस पर्टिकुलर position. What I would recommend is we should have a separate body which should take care of this particular thing to avoid the clashes between opposition and the ruling party. So this is the criticism. And one major thing when we speak about anti-defection is the 91st amendment. So ये amendment क्यों आया? वही कि ये जो criticism है इसको overcome करने के लिए 1990s में दिनेश गोस्वामी कमेटी और 99 में लॉ कमीशन रिपोर्ट और 2002 में नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो टू ओवरकम दिस क्रिटिसिज्म, इन तीनों ने क्या बोला? इन्होंने बोला अगर ये जो स्प्लिट होता है, मतलब पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और उससे स्प्लिट होके 2 पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, इवन दो 1/3 मेजोरिटी मानती भी है तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन कंसीडर किया जाए. मतलब वी शुडंट बी encouraging more splits and it should be considered as disqualification. That is what happened. And some other important provisions of this 91st Amendment Act are the Article 75 and 164. 75 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है. पीएम और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसका जो साइज होगा लेस देन 15% ऑफ दी लोकसभा होनी चाहिए. मतलब एंड जो कोई भी डिफेक्टेड पर्सन मतलब जो इस ऐसे किया है, मतलब पार्टी बदल दिया है, पक्षपात किया है, तो इस इंसान को कहीं पे भी मिनिस्टर, मतलब इस पर्टिकुलर बॉडी में मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता. आर्टिकल 164 ये स्टेट्स के लिए है. सीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रेंथ लेस देन 15% ऑफ द असेंबली होनी चाहिए. और यहाँ पे जो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएगा सीएम, उसका स्ट्रेंथ 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और यहाँ पे भी जो भी डिफेक्टेड पर्सन होगा उसको कोई भी मिनिस्टर पद में अपॉइंट नहीं किया जा सकता. तो डिफेक्टेड पर्सन जो होगा इन चीजों के अलावा जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड पार्शियली होली जो भी होगा तो वहां पे उसको जॉब नहीं दिया जा सकता. और ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जहां पे स्प्लिट अगर होती है एक पॉलिटिकल पार्टी की एंड इवन दो 1/3 ऑफ मेंबर्स उसको एक्सेप्ट करते भी हैं तो उस चीज को डिस्क्वालिफिकेशन कंसिडर किया जाना चाहिए. होप this is all about anti-defection and I have covered each and every topic, each and every point from polity. So please like my video, subscribe and comment and keep supporting, and thanks everyone. Let's meet again in my next video. Thank you guys. Thank you so much.